जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रोहित कंसर्ट चैनल पे। एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस 2025 का मैं आज कराने वाला हूं 4 फरवरी डेट में, जो आज का पहला दिन ही आप लोगों का पेपर हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों का आप लोगों का पेपर हो चुका है। तीनों शिफ्टों को मैंने क्वेश्चन ले लिया है और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसा पेपर आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे आने वाले शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं पूरे एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ और जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बताऊंगा ही। कुछ एक्सपेक्टेड पेपर में बताने वाला हूं जो आपके पेपर में कल छप सकता है या आगे आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। अब बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनालिसिस करा देता हूं कि आज का पेपर कैसे आया और क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे वाले बच्चों को पढ़ना। आगे तो मैं जो बताऊंगा प्रश्न बताऊंगा उसे छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए। देख लीजिए, यदि आप रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग में आपको 20 में 20 कर सकते थे। रीजनिंग में बच्चा आप 20 में 20 कर सकते थे। यहाँ पे जीके में आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे और यहाँ पे मैथ में आप 17 से 18 क्वेश्चन इसमें भी कर सकते थे। मैथ थोड़ा कैलकुलेटेड आ रहा है, हार्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में आप लोग जो है कि 20 में 20 कर सकते हैं। जो भी मॉक टेस्ट दिया है बच्चा वो 20 में 20 कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा मॉक टेस्ट दिया है वो अच्छा मार्क्स गेन करेगा। और हिंदी और रीजनिंग में इसी जगह से आपको एनालिसिस करा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी बच्चा यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया है प्रीवियस ईयर 2024 का, उसी के बेस पे आएगा। कोई किसी का आपको कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। हिंदी और इंग्लिश यदि आप प्रीवियस ईयर 2024 का पूरा प्रीवियस ईयर किए हैं, डिक्टो क्वेश्चन उसी तरफ से छप रहा है, बस खाली आप लोगों को डिजिट चेंज कर, ठीक है। कोई डिकोडिंग डिकोडिंग और यहाँ पे कैलेंडर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, कैलकुलेटर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैलेंडर का नहीं आया, ठीक है। एक फिगर काउंटिंग का आया है। ऐसे ही क्वेश्चन डिकोडिंग कोडिंग का सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन दे रहा है। इसी तरह पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न पूरा है हिंदी और रीजनिंग का। मैं थोड़ा सा हार्ड किया है अगले बार से। और जीके बहुत ही ईजी पूछी जा रही है। जीके कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं पूरे दिन का एनालिसिस आपको बता दिया। फिर मैं चलता हूँ आप लोगों को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज के पेपर में, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना कितना लक्ष्य था। यहाँ आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। ये तो बच्चों ने मार दिया, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% थी। ये ऑप्शन में दिया होगा तो वही करेक्ट होगा। लेकिन आगे आने वाली शिफ्टों को क्या ध्यान देना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6 थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2.8 रही। योजना से कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार जोड़ दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लक्ष्य लेकर चला था 5.6 का, लेकिन लक्ष्य कितना रह गया 2.8 का। आगे आने वाले शिफ्टों या आगे आने वाले पेपर में 2.8 याद रखना कि कितना लक्ष्य मिला और कितना हो गया था। ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। हरित क्रांति इसी में आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में, ठीक है। 1965-66 में आप हरित क्रांति देख सकते हैं। और हरित क्रांति के जनक किसे किया जाता है, स्वामी MS स्वामीनाथन को। आपको ये भी याद रखना, जो मैं पेपर आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आप लोगों को बच्चों याद रखना। अब फिर मैं आगे देख रहा हूँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। बांधों का निर्माण जारी रखना, सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों पर प्राथमिक विद्यालय खोलना, पंचायत चुनाव शुरू करना। इसी में पंचायत चुनाव भी शुरू हुए थे। राज्य और विकास को ज़्यादा जिम्मेदारी देना, माध्यमिक एवं शिक्षा के लिए राज्य में जिम्मेदारी बनाना, राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन करना। इस योजना की कई तरह की समस्याएं 1962 भारत युद्ध, चीन 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। 1966 भीषण सूखा पड़ा। इन समस्याओं के कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ है। इसमें आप लोगों का 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1956 से 1965 तक आप लोग को देख सकते हैं भारत पाकिस्तान का। इसी में 1966 में सूखा हुआ और हरित क्रांति भी इसी में आई। इसलिए पंचवर्षीय योजना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। आप लोगों को एक एक बातें इसमें जो है रट लेनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, या स्क्रीनशॉट मारकर या चाहे जैसे आप लोगों को बस ये आगे किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है।
एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को समझ में आएगा। देख सकते हैं एम एस स्वामीनाथ का ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी शिफ्ट में जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे उनसे पूछिएगा एम एस स्वामीनाथ का डेट कब हुआ था। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले 2024 बता रहे हैं, लेकिन नहीं, इनका डेट कब हुआ था 28 सितंबर 2023 को। लेकिन आपकी एज में पूछा जा सकता है कि कितने एज में उनकी मृत्यु हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्ट या आगे आने पेपर में 98 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। डेट या इनको एक कब यहाँ पे पैदा हुए थे 7 अगस्त 1925 में, ये दोनों डेट याद रखना है। फिर आगे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है वो आप लोगों को देखना ज़रूरी था, लेकिन ये मैं पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, लेकिन आप चौथा क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा था, भारत में पहली बार एशियाई खेल 1951 में। आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुआ था, तो ये आपका एशियाई खेल कब हुआ था, भारत में पहली बार एशियाई खेल 1951 दिल्ली में हुए थे। इन खेलों का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच में किया गया था। खेलों प्रथम एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। इन खेलों का प्रथम एशिया भी कहा जाता है। पहले एशियाई खेलों की जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते, एक बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, इन खेलों में 11 देशों ने 689 एथलीटों ने हिस्सा लिया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 1991 के एशिया गेम से, ठीक है। इन खेलों को भारत के यहाँ पे देख सकते हैं, इन खेलों का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इन खेलों में एथलीट एंड एक्वाटिक्स, बास्केट, साइकिलिंग, फुटबॉल जैसी कई खेलों में संप्रदाएं हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही खेल जो है कि बाद में पूछा गया है कि कौन सा खेल एशिया खेल में जोड़ा गया था। देख सकते हैं एक दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था, पहले शिफ्ट में ये पूछा गया कि 1951 में कौन सा 1951 में एशिया गेम कब शुरू हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। और यही पूछ लिया गया था कौन कौन से खेल उसमें शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं यही खेल थे और 11 देशों ने भागीदारी लिया। एक किसी शिफ्ट में अगला ये पूछा जा सकता है कि कितने देशों ने पहली बार एशिया गेम में भागीदारी लिया, तो क्या 11 देशों ने और 489 एथलीट ने। और किसने उद्घाटन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक भी पॉइंट आप लोगों के अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। और आगे पूछे गए हैं, आगे वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। इन खेलों को भारत में 51 पदक जीते। आपको ध्यान सकता है भारत ने उस समय कितने पदक जीते हैं, 51, 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। इन खेलों में भारत जापान के बाद दूसरे नंबर पे रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं 1951 के खेल में भारत दूसरे नंबर पे था और जापान पहले नंबर पर था। इसी जगह से दो क्वेश्चन बन गया कि 1951 के खेल में सबसे पहले कौन सा देश सबसे पहले था, तो यहाँ पे जापान था, दूसरे नंबर पे भारत था, ठीक है। इन खेलों को रोशन मिस्त्री ने महिलाओं को 100 मीटर 400 मीटर के रिले में रजत पदक जीता। आप देख सकते हैं यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपको निकल गया कि रोशनी मिस्त्री जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो वहाँ पे देख सकते हैं रिले में, यहाँ पे दौड़ में, ठीक है, यहाँ पे और 100 मीटर के पदक भी यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता था। यहाँ से आप लोग को इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन पूरा छाट कर लाया हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आगे देख लीजिए, ये अगले शिफ्ट में फिर पूछा गया तो क्वेश्चन आज ही की शिफ्ट में कि सोनल मानसिंह का संबंध सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। ये एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन है। सोनल मानसिंह को शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। अब कौन कौन से सम्मान मिले आप लोग के आने वाली शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है या डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनल मानसिंह किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं सोनल मानसिंह का जन्म आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ था। उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था मानसिंह को और पद्म विभूषण कब मिला था। तो 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था और पद्म भूषण 1992 में मिला था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ था। वे पद्म आभूषण पाने के वाले सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पद्म भूषण आप पाने वाली सबसे कम उम्र की नर्तक थी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइन है आप लोगों के लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकता है, एक क्वेश्चन आपको
आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक जरूर वीडियो पहुँचे जिनका पेपर आने वाले में दिनों में है या तो कल है, ठीक है। वे पद्म भूषण पाने वाली भारतीय महिला नर्तकी थी, ठीक है। पद्म विभूषण में भी ये जो है कि पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी थी। तो आप लोग समझ सकते हैं सोनल मानसिंह कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये भी पेपर में आ सकता है, उनसे रिलेटेड कुछ आ सकता है, जैसे भरतनाट्यम से, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, यहाँ पर रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। भारतनाट्यम से जुड़े हुए यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। ये किसी न किसी पेपर की शिफ्ट में जरूर छपेगा, इसीलिए मैं ये लाया हूँ। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ही मैं लाया हूँ, ठीक है। कथक से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। बिरजू महाराज जी किसी भी आगे आने वाली शिफ्टों में आने वाला है महाराज जी, और सितारा देवी सुखदेव महाराज जी। ये तीनों में से कोई ना कोई इतना जो मैं लिखाया हूँ आने वाले शिफ्टों में किसके शिफ्ट में कौन छपेगा क्वेश्चन, आप आकर इसी जगह कमेंट करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट थे। और ये आप लोग को देख सकते हैं कि भारत में कितने यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य थे, 8 हैं, ठीक है। और 8 में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथकली कहाँ का? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी का कहाँ है? मणिपुरी है, ठीक है। यहाँ पे सत्रिया असम का हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे देख सकते हैं सत्रिया असम का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का हो जाएगा। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हाईलाइटेड में कर दिया, वो दोनों केरल के हैं। ओडिसी कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। ये लोग इंपॉर्टेंट मैं जो भी लाया हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में पूछा गया है और आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और मिला था कि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय रिजर्व आरबीआई 1 अक्टूबर 2024 से अरविंद जैन है। ये किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अरविंद जैन को, ठीक है। 4 अक्टूबर 2024 को ये न्यूज है। आप देख सकते हैं ये किसी न किसी पेपर में फिर दोबारा छपने वाला है, इसीलिए मैं ये ला दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त सरकार ने राम सिंह, यहाँ पे सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार, ये आप लोगों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अविल जैन जो है कि निदेशक नियुक्त किए हैं आरबीआई के, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे आने वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कुछ संशोधन मैं ला दिया हूँ जो आप पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोगों के आगे आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 74वां संविधान 1992 में हुआ था। नगर पालिका व्यवस्थाएं संवैधानिक गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 12वें में नगर पालिका किस में आती है? तो 12वीं सूची में आती है, जो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 66वां संविधान, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आज का इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कब संविधान 66वां संविधान अनुच्छेद 21 में 45 तथा 51 को ए में जोड़ा गया था, ठीक है। ये किससे है? शिक्षा से, 2002 में। ये किसी न किसी शिफ्ट में ये भी पूछा जाएगा। 92वां संविधान डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 151वां संविधान 101वां संविधान 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान 2019 में आया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण। इस चारों ये इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसमें से कोई ना कोई संशोधन आप लोग के पूछा जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जो किसके कार्यकाल में जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी के, ठीक है। इंदिरा गांधी के, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 42वां संविधान 144वां संविधान, ठीक है। ये भी किस में आया था? 1978 में। ये दोनों संविधान आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल बना दिया गया था, ठीक है। 300A में शामिल कर दिया गया था। 44वां संविधान 1978 के संविधान से। 42वां संविधान से 3 शब्द जोड़े गए थे। आप लोग को इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और रीट रही 32 में, आर्टिकल 32 से आप लोग को रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे 226 से रीट जारी की जाती है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसमें की जाती है? हाई कोर्ट में, ठीक है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटा वाला जो है सुप्रीम कोर्ट में और बड़ा वाला जो है हाई कोर्ट में। ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली शिफ्टों में, ये बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 44वां संविधान 1978 में हुआ था और 42वां संविधान 1976 में। उस समय कौन सा प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी। ये सब आप लोग को याद करना है, ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं आखिरी जो है कि आप लोग के एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया किस 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 राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोगों को पता होगा कालबेलिया ये जो है यहाँ पे राजस्थान के लोक नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पे एक और टिप्पणी किस लोक राजनीति है, तो ये टिप्पणी जो है यहाँ पे गुजरात का, ठीक है। और इसी के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके आने वाले शिफ्टों में 100% है कि यहाँ से छपने वाले क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो कौन कौन से लोक नृत्य एकदम फेमस हैं वो लाया हूँ जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बुरी बुट कर हैं एक, यहाँ के माइको और ड्री ड्री कर हैं, यहाँ पे पोंगटू है, लोसार है, मुनापा उत्सव। ये सभी इंपॉर्टेंट उत्सव हैं अरुणाचल प्रदेश के, आप लोगों को रट लेना है, ठीक है। असम में आप देख सकते हैं अम्बुबाची मेला, भोंगली बिहू, बोसांगू, देहिंग पटकाई, ये देख सकते हैं ये जो है असम के हैं। असम के एक नृत्य लिख लिए बिहू 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 जो है कि हर एक पेपर में पूछा जाएगा, कल भी पूछा जा सकता है। आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल, हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉर्नबिल नागालैंड का, ये जरूर याद लीजिए। स्यू केनियन सेक्रेनी देख सकते हैं, सेक्रेनी भी आज एक संकेनी पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश का होता है संकेनी। आप देख सकते हैं संकेनी आज पूछा गया था एक यहाँ से, संकेनी जो है अरुणाचल प्रदेश का है और यहाँ पे सेक्रेनी जो है नागालैंड का। ये दोनों नृत्य में कन्फ्यूजन ना होना। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, ये आज पूछा गया था संकेनी नृत्य, ठीक है। संकेनी नृत्य कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो नृत्य में लिखा हूँ यहाँ पे सेक्रेनी है, तो आगे आने वाले शिफ्ट में सेक्रेनी भी पूछा जा सकता है, तो ये नागालैंड का, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना ही चाहिए और रट कर जाना चाहिए। मेघालय में आप देख सकते हैं मेघालय का नोक नृत्य है जो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। मेघालय में नोगक्रेम त्यौहार और खासी त्यौहार वांगला, ठीक है। मणिपुर में एवसांग पोरांग चौहांग कुट्टी, यहाँ पे त्रिपुरा में खराची पूजा, ये याद रखिए। जो भी हो सकता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो भी पूछा गया था वो मैंने आप लोगों को करा दिया हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीते थे, मैं आपको बता दूं अभिनव बिंद्रा 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे शूटिंग में ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे जापान में, ठीक है, नहीं चीन बीजिंग में, सॉरी चीन बीजिंग में ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे 2008 में, ठीक है। ओलंपिक में 2008 में ये स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों। और एक क्वेश्चन आप लोगों को और ये पूछा जा सकता है, एशिया गेम 2026 कहाँ पर होगी। ये जो एक क्वेश्चन और एशिया गेम 2026 वाला 4 साल बाद होता है, ये कहाँ पे होगी, तो आप लोग रट लीजिएगा, ये जापान में होने वाली है। एशिया गेम 2026 वाला जापान में होने वाला है। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष जीता था, 2008 में, यहाँ पे चीन बीजिंग में जीता हुआ था, ठीक है। हर्ष और स्थिर का विलोम शब्द, हर्ष माने खुशी होता है तो इसका दुख भी हो सकता है विलोम शब्द, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। स्थिर का अस्थिर भी हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मुझे क्वेश्चन मिला उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके साथ बता दिया। बस इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए कि कल मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। जब भी जैसे जैसे एनालिसिस बीतेगा मैं वैसे वैसे हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कल से कराता रहूँगा। बस आप इस वीडियो से बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो नया इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, धन्यवाद।